कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज मैंने वाक्य का दूसरा वीडियो बनाया है। मैंने अपने पहले वीडियो में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, फिर आपको मैंने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य को पहचानना, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण इत्यादि मैंने अपने उस पहले वीडियो में डाला था जो वाक्य से संबंधित था। आज मैं वाक्य पर ये अपना दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। तो पुरानी चीज़ों को आपने पहले वीडियो में देखा होगा वाक्य से संबंधित, तो आज की बारी है मिश्र वाक्य समझाने की। इसके पहले सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आज सीधे मिश्र वाक्य पर आ जाती हूँ कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिस वाक्य में, मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में संयुक्त वाक्य के बताया था कि संयुक्त वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं और किसी न किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन इनकी जो खासियत होती है, जो विशेषता होती है, वह यह होती है कि इनमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जिस वाक्य में एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा आश्रित हो, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको प्रश्नों में मुख्य और आश्रित अलग करने को भी आता है। आपको प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में ये भी पूछे जाते हैं, दिए गए वाक्यों से मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग करके उनका नाम लिखें। तो आपको इन्हें पहचानना आना चाहिए। मिश्र वाक्य के उपवाक्य जितने भी होंगे वे आपको पहचानने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, फिर बाद में बाकी चीजें बताऊंगी कि ये उपवाक्य हमेशा, आश्रित उपवाक्य जो होंगे वे हमेशा कि, जैसा तैसा, जो, जब तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। इन बात का आप ध्यान रखिएगा कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका प्रारंभ इन्हीं योजकों द्वारा होता है। अब आपका एक प्रश्न और भी बन सकता है कि क्या मुख्य वाक्य हमेशा पहले आएगा और आश्रित वाक्य पीछे आएगा? तो ऐसी बात नहीं है। मुख्य वाक्य आगे पीछे कहीं हो सकता है, आश्रित वाक्य भी आगे और पीछे कहीं हो सकता है। तो आपको ये पहचानने की आवश्यकता है। तो जो भी आश्रित वाक्य विभिन्न ऊपर रेखांकित किए गए विभिन्न योजकों द्वारा, व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आगे एक उदाहरण है, मैं उसको समझा देती हूँ। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। दूसरा वाक्य है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको चार वाक्य मैंने आपको बताया, जिसको पढ़ के मैं आपको समझा दूं
जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अगर ये वाक्य आपको दिया है और इसमें से प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए वाक्य से मुख्य और आश्रित अलग करें, तो आपको पहचानना होगा। मैंने आपको ऊपर रेखांकित किया था, इसलिए मैं आश्रित उपवाक्य को रेखांकित कर रही हूं। जैसे ही शाम हुई, ये देखिए, जैसे ही शाम हुई, ये इसका आश्रित उपवाक्य है। मैं सिर्फ अ लिख दे रही हूं और रेखांकित को आप समझ लीजिएगा। तो जैसे ही शाम हुई, ये इसका आश्रित है। दूसरा पढ़ती हूं, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। फिर रेखांकित कर दे रहे हैं। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। जिसने काले जूते पहने हैं, यहां मैं अ लिख दे रही हूं, आशय समझ लीजिए। इसके बाद वाले में है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। जब आंधी आई, ये इसका आश्रित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 5 वाक्य लिखे हैं और इन वाक्यों को मैंने रेखांकित कर दिया ताकि आप ये समझ जाइए कि इनमें से कौन सा आश्रित है और कौन सा मुख्य है, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न होता है कि मिश्र वाक्य पहचानिए। फिर उसमें से दूसरा प्रश्न आएगा कि मुख्य और आश्रित पहचानिए रेखांकित करके। अगर दिया रहता है कि आश्रित रेखांकित करें तो आप आश्रित को रेखांकित करके लिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछा गया रहता है कि दिए गए वाक्य से मुख्य वाक्य रेखांकित करिए, तो ऐसे में आप मुख्य वाक्य को रेखांकित करेंगे। तो ये प्रश्न पर डिपेंड है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको दोनों आना चाहिए, मुख्य भी पहचानना आना चाहिए और आश्रित भी। तो जिस भी वाक्य में एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा आश्रित होगा, वे सारे वाक्य जो होते हैं मिश्र वाक्य के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मैंने आपको इतनी चीजें अभी यहाँ समझा दी। अब मैंने एक चार्ट यहाँ बनाया है, आप उसको ध्यान से देखिए कि वाक्य को ध्यान से देखिएगा। बिजली चली गई, ऊपर के वाक्य को मैं फिर से दिखा दूं। जैसे ही शाम हुई, जब राम आया। तो इस तरीके से अब ये जो बीच में योजक दिए हुए हैं, यही जो हैं आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम यही कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मिश्र वाक्य पहचानने के लिए मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में देना होगा कि कौन सा मुख्य है और कौन सा आश्रित है। जिन किन्हीं योजकों के माध्यम से प्रारंभ होने वाले जो आश्रित उपवाक्य होंगे, वास्तव में उनकी पहचान के लिए मैंने ऊपर रेखांकित कर दिया था, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए। अब मैं आपको मिश्र वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी लिखा रहता है पुस्तकों में, इसलिए ये मत सोचिएगा कि दोनों में कोई अंतर है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसके जो भेद हैं मुख्यतः वो कुल 3 प्रकार के हैं। तो पहला है संज्ञा उपवाक्य,
दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मैं वाक्य पढ़ाने के पहले मैंने जब आपको पदबंध पढ़ाया था तभी मैंने आपको कहा था कि आप सारे पदों को परिभाषा और उदाहरण सहित किसी भी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ लें ताकि आपको उसे पहचानने और जानने में आसानी हो, क्योंकि जितना भी व्याकरण आप आगे पढ़ते जाएंगे उतने में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ भी देखिए मिश्र वाक्य के भेद की बारी आई, तो यहाँ पर भी पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य के ये 3 भेद हैं। अब मैं बारी बारी आपको इनकी पहचान करने के लिए बताऊंगी कि आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। जब आप इनको पहचानेंगे तभी आपको आश्रित उपवाक्य को रेखांकित करके अंडरलाइन करने को मिलेगा कि अंडरलाइन करें। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इस पे ध्यान दीजिए कि ये उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों को ये उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का काम करते हैं, इसलिए इन वाक्यों को, इन आश्रित उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। अब देखिए बहुत आसान सी पहचान करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि जितने भी संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनमें आश्रित उपवाक्यों के पहले की लगा होता है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, कभी कभी आपको भ्रम में डालने के लिए की को हटा करके उस स्थान पर एक छोटे से कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है और आपको ये वाक्य को पढ़कर अपने हिसाब से समझकर ही ये जानना पड़ेगा कि यहाँ की लिखा जाना चाहिए, भले उस जगह पर प्रश्न में कॉमा लगा दिया गया हो, तो मतलब वो की वहां अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये पहचान हुई कि जितने भी संज्ञा उपवाक्य होंगे उनमें आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की से होगा, छोटी की, ध्यान दीजिएगा। अब बारी आई गई है छोटी की कहने की, तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो होता है योजक होता है, इसको हम हमेशा योजक कहते हैं, छोटी की जिसके, इसका उच्चारण कैसे कहते हैं कि ये योजक है। और जो पहले की बारी आती है इसको हमेशा हम कहते हैं संबंध स्थापित करने वाला कारक। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब मैं उदाहरण पढ़ती हूँ और सारे उदाहरणों में देखिए यहाँ पर की को मैंने हरे रंग से लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि आपको आश्रित उपवाक्य पहचानने में आसानी हो जाए। अब मैं उदाहरण पढ़ती हूँ, आप उदाहरणों पर ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। वाक्य है मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य रेखांकित करके नाम लिखें। तो आपको की को लेकर यहाँ तक रेखांकित करना होगा और साथ में आपको लिखना होगा संज्ञा उपवाक्य। इतनी चीज जब आप लिखेंगे तो जा करके ये संज्ञा उपवाक्य का प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा, आप उसे सही पहचाने हैं। दूसरा है राम को विश्वास है कि
श्याम होली पर जरूर आएगा। अब मैं इसको भी रेखांकित कर दूं कि श्याम होली पर जरूर आएगा। आपको भी ऐसे ही करना होगा। सेंटेंस दिए होंगे, वाक्य दिए होंगे और आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसे रेखांकित करके नाम लिखेंगे। तीसरे वाक्य में है, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। अब देखिए, यहां से मैं फिर रेखांकित कर रही हूं। ये भी आपका क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। यानी मैंने आपको रेखांकित करके ये सारी चीजें आपको दिखा दी कि यहाँ पर रेखांकित करके आपको मैंने संज्ञा उपवाक्य की को पहचानने में आसानी कर दी। इसी तरीके से आप भी पहचानेंगे कि जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। बहुत कम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हटाकर इसकी जगह एक ऐसे कॉमा लगा दिया जाता है और फिर ये सेंटेंस आगे का लिख दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपको यही लिखना होगा कि यह संज्ञा उपवाक्य है। तो मैंने अभी आपको संज्ञा उपवाक्य समझाया कि संज्ञा उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किस योजक के माध्यम से होता है, और मैंने साथ ही आपको यहाँ पर 5 उदाहरण भी रेखांकित किए और रेखांकित करके उनको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इन्हें पहचानना जान गए होंगे। कभी भी आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अभ्यास प्रश्न करना होगा, तो आपको वो आसानी से अंडरलाइन करना, रेखांकित करना आ जाएगा। तो इतनी बातें समझाकर अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। मिश्र वाक्य के तीनों भेदों में से मैंने अभी आपको पहला भेद बताया। अब बारी आती है कि मैं दूसरा भेद समझाऊं। दूसरा भेद था विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, तो विशेषण उपवाक्य में मैं आगे बढ़ जाती हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मैंने आपको पदबंध इसके पूर्व पढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आया होगा। मैंने बताया ना कि व्याकरण ऐसी चीज है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। आपको पहला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे टॉपिक की भी आवश्यकता पड़ सकती है, दूसरा पढ़ेंगे तीसरे में लग सकती है। तो इसलिए ये जो होते हैं आपस में मिले जुले होते हैं। आपको किसी भी एक चीज को पढ़कर याद रखना होगा ताकि व्याकरण में उसकी पुनरावृत्ति कहीं पर भी हो तो आप उसे आसानी से कर सकें। और व्याकरण रटने की चीज नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ। व्याकरण समझने की चीज है, आप उसे समझिए। अब विशेषण शब्द की ही परिभाषा अगर कहीं आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक वही चीज यहां भी आ रही है। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में, ध्यान दीजिएगा, मुख्य उपवाक्य में, मुख्य उपवाक्य में संज्ञा सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मैंने आगे के उदाहरणों में विशेषण उपवाक्य को हरे रंग से लिख दिया है ताकि आप कभी भी इस पीपीटी को दोबारा खोल के पढ़ेंगे तो आपको मेरी कही हुई बातें और रेखांकित की हुई चीजें, हरे रंग से लिखी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो
यानी कि इन वाक्यों में जो मुख्य उपवाक्य है उसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए वो समूह कार्य कर रहा है, उसी को हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि प्रायः विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वो आपके जितने भी मिलेंगे प्रायः प्रायः मिलेंगे जो से शुरू होने वाले जो से शुरू होने वाले जो भी योजक बन सकेंगे, जिसे, जिसने, जिसने, जिसको, इस तरीके जिससे, जिससे, तो इस तरीके से जो से प्रारंभ होने वाले जो योजक बन सकेंगे वे सारे इसमें विशेषण उपवाक्य में प्रयोग किए गए रहते हैं। तो आगे आप देखिए, मैं आपको रेखांकित करके दिखाऊंगी कि इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। वाक्य को मैं पढ़ती हूँ और साथ में रेखांकित करूंगी विशेषण उपवाक्य को, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। यद्यपि मैंने उदाहरणों में विशेषण उपवाक्य को हरे रंग से लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। और मैंने आपको पढ़ाने के पहले ही कहा कि आश्रित उपवाक्य कभी आगे और कभी पीछे कहीं भी आ सकते हैं। तो मैं उदाहरण समझाती हूँ आपको। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। अब देखिए, इसमें पहले आश्रित उपवाक्य आया है, जिसने कार्य नहीं किया, यही आश्रित विशेषण उपवाक्य है। हम आधा लिख रहे हैं इसको ताकि आप समझ लीजिए। विशेषण उपवाक्य, जिसने कार्य नहीं किया, देखिए इसका प्रारंभ किससे हुआ है? जिसने से। अगले वाक्य में जो से, इसके बाद वाले में वन अंकल को, ये सेंटेंस जो है उन होना चाहिए। उन, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसको मैं कट कर दे रही हूं और इसको उन लिखने में गलती हुई है। उन उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में, अब जिनके हाथ में बैग है, ये रेखांकित कर देते हैं। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे? फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। जिसे आप ढूंढ रहे हैं। फिर आगे है जो दशहरी है, इसमें ये वाला होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको रेखांकित करके यहाँ पर वाक्य बता दिए हैं कि इसमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है। और रेखांकित करके मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए। और मैंने दोनों उपवाक्य और आश्रित वाक्य को अलग अलग करने के लिए एक को हरे और एक को ब्लैक से लिखा है, ग्रीन और ब्लैक कर दिया है, ताकि दोनों वाक्य अलग होना आप पहचानना सीख लीजिए कि इसमें दो उपवाक्य है, एक मुख्य और दूसरा आश्रित। तो इस तरीके से आपको मैंने विशेषण उपवाक्य पहचानना बताया। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने इसके पहले आपको संज्ञा उपवाक्य बताया, फिर बताया विशेषण उपवाक्य। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जब विशेषण की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण शब्द का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। अब बारी आ रही क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण में क्या होगा?
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। और मैंने पदबंध के समय आपको इन सारी चीजों को बताया है। आप उन चीजों को अपनी पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप पदों को दोहराते नहीं रहेंगे तो आपको चीजें समझने में कठिनाई होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि बारी आ जाती है क्रिया विशेषण उपवाक्य की। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं वो मैंने पहले आपको बता ही दिया है, तो मैं सीधे आ जाती हूँ क्रिया विशेषण उपवाक्य पर। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य में भी एक मुख्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। मेरी बात पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य में भी एक मुख्य होगा, दूसरा आश्रित होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब आपको ये क्रिया की विशेषता अगर याद है, क्रिया की विशेषता या क्रिया पहचानना आपको आता है, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आसान हो जाएगा। लेकिन आपको क्रिया विशेषण आना चाहिए, उसके भेदों का पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि वाक्य क्रिया विशेषण के भेदों से जोड़ के देगा। जो इसके 4 भेद होते हैं उसमें किसी भी तरह का वाक्य हो सकता है, तो इस तरीके से आपको वो भेद पहचान में आना चाहिए। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई कि जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी भी, जो इसके भेद हैं, काल, स्थान, रीति और परिणाम, इन्हीं चारों, यही 4 इसके भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उन्हीं के नाम से इनके उपवाक्य भी आपको पहचान में आने चाहिए। यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य में जहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा वहां निश्चित ही है कि कोई ना कोई समय सूचित होगा। जहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा उस उपवाक्य में कोई ना कोई स्थान की बात की गई रहेगी। जहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा वहां पर किसी न किसी व्यवहार की बात की गई होगी। जहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा वहां पर किसी न किसी मात्रा का द्योतन किया गया होगा या दिखाया गया होगा। तो इन वाक्यों में जहां, जैसे, जब, ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके ही जोड़ा जाता है। यानी इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को इन्हीं चीजों से जोड़ा जाएगा, इसलिए आपको पहचानना आसान होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को आप पढ़ के मैं बताती हूँ। जब राम आया तो बारिश हो रही थी, ये किसी न किसी समय को बता रहा था। ये देखिए आपका आश्रित उपवाक्य है और काल यानी समय को बता रहा है, यानी ये क्रिया विशेषण में कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर देखिए, यदि पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता, तो यदि पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता, ये आपके
कार्य का वर्णन कर रहा, रीति का वर्णन, व्यवहार का वर्णन कर रहा तो रीतिवाचक या कार्यकरण कह सकते हैं। फिर देखिए, जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ये जहां जहां प्रधानमंत्री गए यानी किसी न किसी स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। फिर देखिए, जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूं। यहाँ पर स्थान के साथ साथ एक व्यवहार भी बता रहा है कि वहां मैं रहता हूं। तो इस तरीके से इसका मुख्य जो व्यवहार की बात हो रही है तो रीतिवाचक हो गया। जहां तुम रहते से आपका स्थान सूचक है। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा ही किया। जैसा अध्यापक ने बताया वैसा बच्चों ने किया। अब देखिए, यहाँ पर कार्य करने की बात हो रही, इसलिए जैसा से शुरू है, ये योजक है, तो इसके मतलब आश्रित उपवाक्य, ये हरा वाला हिस्सा जो है यही होगा और व्यवहार बताया जा रहा है। फिर देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी व्यवहार की बात हो रही है। फिर उसके बाद, जितना तुम जानते हो उतना काम करो, यानी किसी समय की बात बताई जा रही कि जितना तुम्हारे जानकारी है वैसा करो। तो यहाँ पर ये आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अब देखिए, अब बारी आती है वाक्य परिवर्तन की। यहाँ आपको प्रश्न यही आता है कि वाक्य परिवर्तन करना है, तो वाक्य परिवर्तन का अभ्यास आपको करना है, जो कि आप अपनी पुस्तकों को देखकर अपनी कॉपी पर करेंगे और मुझसे सवाल करेंगे जो आपको नहीं आएगा उस विषय पर। तो इस तरीके से देखिए, वाक्य परिवर्तन करने का तरीका, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, तो मैं बता दूं, सरल वाक्य है अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित। आश्रित उपवाक्य जितने इसके होते हैं, जो जिसे जिसको जिसने से शुरू किया रहता है, तो इसका वाक्य हमको दो भाग में डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब इसको हम मिश्रित में चेंज करेंगे तो कहेंगे जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। अब देखिए, दूसरा पढ़ती हूँ। अब ये मिश्र में परिवर्तित होगा। इसका अगर आश्रित रेखांकित करना है तो ये भाग जो इसका आश्रित है। फिर छतरी वाले आदमी को बुलाओ। अब इसको भी हम मिश्र में बदलेंगे, तो इस वाक्य को दो हिस्से में बांटेंगे और इस एक को मुख्य बनाएंगे, दूसरे को आश्रित। तो और उस आश्रित को हम योजक द्वारा जोड़ेंगे। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, तो इसका मिश्र बनेगा उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। मैं साथ में आपको आश्रित रेखांकित कर दे रही हूं। तीसरा वाक्य है वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। अब आपको इसको कैसे जोड़ा है, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। फिर चौथा है प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। अब इसको जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। फिर पांचवा है स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, क्रिया विशेषण से बना है लास्ट वाला। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। अब आपको एक चीज और बता दूं कि आपको जब साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो आप जो भी सुटेबल, सही, चाहे वो संज्ञा उपवाक्य हो, चाहे वो विशेषण उपवाक्य हो अथवा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, जो भी बन सके, सारे ही मिश्र वाक्य होते हैं, उससे आप बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूं। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य बनाना
ध्यान से देखिए, आप खाकर आराम करें, ये सरल वाक्य है। अब संयुक्त में दो मुख्य उपवाक्य होंगे, बीच में आप जो योजक ऊपर मैंने बताए थे, और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि योजक जुड़ेंगे। अब देखिए, आप खाकर आराम करें, अब इसको संयुक्त में डालना है। आप खाना खाएं और आराम करें। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। अब ये सारे देखिए यहाँ पर और से आसानी से जुड़ जा रहे हैं, तो जो भी योजक आसानी से जुड़े आप उसी योजक का प्रयोग करें, जो भी। और जहां तक मुझे लगता है कि और बहुत आसानी से जुड़ता है, अगर और नहीं जुड़ता तो फिर आप बाकी योजकों का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनाएं। फिर देखिए, बादल घिर कर भी न बरसे। अब यहाँ पर देखिए परंतु लगेगा, बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई, या ऐसे भी हो सकता है बादल घिरे परंतु बरसे नहीं, तो यहाँ पर भी परंतु लग गया है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। अब इन वाक्यों में पांचों में और से और परंतु से जुड़ा है। और से सबसे आसानी से जुड़ता है, इसके अलावा बाकी चीजों से भी आप जोड़ सकते हैं। अब बारी आती है परिवर्तन सिखाने की, कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के तरीके को। मिश्र वाक्य आप ऊपर जब दोहरा लेंगे फिर उसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, यानी कि मिश्र में एक मुख्य और एक आश्रित होता है, एक पूरा और एक अधूरा होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों पूरे होते हैं और ले और, लेकिन, किंतु, परंतु, या और अथवा से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि आप घर आए तो आपसे बात हो, आप घर आइए और बात कीजिए। फिर जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। तो इस तरीके से मैंने दो बता दिए, बाकी दो इसमें हैं, आप उनको भी ध्यान से देखिए। फिर आ जाती है बारी मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने की, यानी मिश्रित वाक्य जो होते हैं उसमें एक अधूरा और एक पूरा होता है, एक मुख्य और दूसरा आश्रित होता है। अब आपको दोनों वाक्यों को वापस परिवर्तित करके एक वाक्य में डालना होगा। सरल वाक्य में क्या कहा जाता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो यानी मिश्र वाक्य के जो एक मुख्य और एक आश्रित हैं, उनको आप वापस लाके फिर एक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, ऐसा वाक्य बनाएंगे कि वो उसमें आपका एक वाक्य बन जाए, एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाए। अब देखिए उदाहरण मैंने यहाँ एक दो दिए हैं। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, ये है आपका मिश्र वाक्य। अब इसको सरल करना है तो आप यहाँ से जो जब वगैरह है इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, अब बीच में क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी हटा दीजिए और दोनों को जोड़िए। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, तो आराम से जुड़ जाएगा। आपने योजक हटाया, क्रिया हटाई और आपस में जोड़ दिया, तो इस तरीके से एक सेंटेंस बन जाएगा। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। अब देखिए, अब यहां से आपको क्या हटाना है, योजक, ये हटा दीजिए। राम ने खुद को निर्दोष बताया या घोषित किया, जैसे भी बने दोनों तरीके से बन सकता है। वाक्य शुद्ध होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, और सरल में परिवर्तित हो जाए। तीसरा है, मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। अब एक यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, एक संशय आपके मन में संभवतः आया होगा कि इस मिश्र वाक्य में यहाँ की लगा है,
और यहाँ और लगा है। इस और पे मत जाइएगा। और जब आपके दो वाक्यों के बीच में होगा तब संयुक्त होता है। दो चीजों के बीच में होगा तो वो सरल ही रहेगा। जन्म कहाँ और कब, यहाँ पर और कहाँ और कब के बीच में लगा है, ना कि वाक्यों के बीच में। इसलिए यहाँ पर ये योजक है कि ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। अब इसको सरल में कैसे परिवर्तित करेंगे? आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताइए। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। तो सीधे बना दीजिए, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। पांचवा है, जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। सरल वाक्य बनाने के लिए कर, ही आदि जोड़कर आप बड़े आसानी से क्रिया हटा के कर लगा दीजिए, जुड़ जाएगा वो तुरंत आसानी से। तो इस तरीके से यहाँ पर मिश्र से सरल में परिवर्तित हो गया। अब बारी आ गई संयुक्त से मिश्र में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य है, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। अब इसको निश्चित में बदलेंगे, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। एक इसमें मुख्य है और एक आश्रित है। संयुक्त में दोनों मुख्य है, इसमें एक मुख्य और एक आश्रित है। ये देखिए, ये देखिए, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ घंटी बज गई, ये आश्रित है। बिजली आते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। जो मेहन अब यहाँ जो मेहनती होता है वह पराजय स्वीकार नहीं करता, ऐसे भी बन सकता। वह ऐसा मेहनती है जो यहाँ से होगा, ये नहीं। फिर वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जिनमें संयुक्त से मिश्र बनाया गया है। आप इनको पढ़िए और आप इनको अच्छे से, मैंने आखिरी वाली जो ये स्लाइड ली है इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आप बदलिए और मुझे मेल करिए कि आपको कितना आया। तब मैं समझूंगी कि पढ़ाई गई चीजें आपको समझ में आई हैं। तब आपको मैं ऑनलाइन क्लास जब इस विषय पर लूंगी तो आप सारे अपने जो डाउट्स हैं वो लिख के रखिएगा, फिर मैं आपको उसे समझाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर आकर आपका वाक्य का जो हिस्सा है वो पूरा हो गया। अब आपका काम है कि उसे दोहराइए, दोहराने के बाद उसे अच्छी तरह समझिए। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे प्रत्येक दिन होने वाली ऑनलाइन हिंदी की क्लासेस में आप मुझसे नोट करके रखिए अपनी कॉपी पर, मुझसे सवाल करिए, मैं आपको उन सवालों का जवाब दूंगी ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। जितनी भी कक्षाएं आपको इसकी जरूरत होंगी आपको उसकी सुविधा मिलेगी। इसलिए आप अपने अभ्यास कार्य को बढ़ाइए और अपने डाउट्स को लिख के रखिएगा, तब मैं उसको आपको समझाऊंगी।